अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे रमीज़ खाकवानी ने मुल्तान से भेजी है। रमीज़ खाकवानी कहते हैं कि सर ये कहानी मैंने बहुत अरसा पहले एक रिसाले में पढ़ी थी। एक सच्ची और इंतहाई खौफनाक भयानक कहानी। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको अपने अंदाज में सुनाइए। पढ़ने का भी मज़ा आया था, लेकिन जिस अंदाज में आप बयां करते हैं तो मुझ समेत सब सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि वो सब मंजर हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, हम उस जगह में मौजूद हैं। कोशिश करूंगा रमीज़ खाकवानी कि मैं इस अंदाज में कहानी को सुना सकूं कि आप सब सुनने वालों को लगे कि आप उस जगह पे मौजूद हैं। ये कहानी है इंस्पेक्टर उमर हयात की। उमर हयात कहते हैं ये उन दिनों की बात है कि जब पुलिस के अंदर मुलाजमत करते हुए मुझे बहुत अरसा तो नहीं बीता था, लेकिन अपनी फ़र्ज शनासी और ईमानदारी की वजह से मैं अपने अफसरान की नज़रों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझा जाता। मेरे अफसरान मुझे बहुत अच्छी नज़रों से देखते थे। माँ बाप ने कुछ तरबियत भी ऐसी की थी, शक्ल सूरत भी अच्छी थी, कद काट भी बहुत अच्छा था, रोजाना सुबह सुबह उठ के वर्जिश करता, अपनी नमाजों की बाकायदगी करता और अपनी उस पुलिस की नौकरी को इस अंदाज में सरअंजाम देता जैसे ये मुझ पे फर्ज है, मुझ पे कर्ज है। और ये दौर भी वो था जब ये रिश्वत और इस तरह की बातें बहुत कम होती थी। तमाम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को दिल से निभाते थे। जब कोई अपने जिस्म पे वर्दी पहन लेता था तो उसके ऊपर एक बोझ आ जाता था कि अगर किसी के ऊपर कोई मजबूरी, परेशानी या कुछ भी ऐसा लाहक होता है तो हमारी ये वर्दी, ये बोझ है, जब तक हम उस मसले को हल ना करें हम सुकून से नहीं बैठ सकते। ऐसे ही एक दिन मुझे ऊपर से आर्डर आया और ऑफिस बुलाया गया और मैं परेशान सा होकर पहुंचा कि अल्लाह खैर करे। तो मुझे मेरे अफसरान ने कहा कि तुम्हें फौरी तौर पे एक गांव भेजा जा रहा है। वहां पे एक ऐसी आफत आ पड़ी है जिसकी वजह से पूरा गांव बहुत ज्यादा परेशान है और तुम एक फर्ज शनास ऑफिसर हो, जितनी जल्दी हो सकते हो अपना सामान समेटो और फौरी तौर पे उस गांव पहुंचो और उनकी मुश्किल को आसान करो। और फौरी तौर पे पहुंचते ही अपने पहुंचने की ना सिर्फ इतला देना बल्कि लम्हा बलम्हा खबर पहुंचाते रहना कि क्या हालात व वाक़यात हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहां से रवाना हुआ। एक दूर दराज का गांव था, नाम उनको भी याद नहीं था। उन्होंने कहा कोई फर्जी कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा पहले यह कहानी सुनी थी। तो ट्रेन का सफर होता था, तो ट्रेन के अंदर मैंने अपना बैग वगैरह तैयार किया और ट्रेन के अंदर सवार हो गया। ट्रेन ने मंजिल मकसूद पे पहुंचाया तो वहां पे एक तांगा जो किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था, उसी तांगे पे जाके बैठ गया और उसे कहा चलो भाई, और उस तांगे वाले ने तांगा भगा दिया। जब मैं उस गांव के अंदर दाखिल हुआ तो गांव की उन खेतों ने, गांव की उस हरियाली ने, हरे भरे दरख्तों ने मुझे एक ऐसी भीनी भीनी खुशबू सुनाई दी कि कितना जबरदस्त गांव है, कितनी खूबसूरत आंखों को नजर आने वाली हरियाली है और कैसी ठंडी हवा चल रही है। और इस गांव पे मुसीबत आ पड़ी है, एक ऐसी चुड़ैल की, एक ऐसे भूत की, एक ऐसे जिन की, जिसकी वजह से वो सारा गांव खौफजदा था। जिन ने, किसी भूत ने, किसी चुड़ैल ने उस गांव पे हमला कर दिया था। और ये सोचते हुए जब मैं गांव को देख रहा था तो गांव की उस उदासी को महसूस ना कर सका जो उन लोगों को जो वहां रहते थे महसूस हो रही थी। मैं नया था, इसलिए गांव की खूबसूरती को, हरियाली को, खुशबू को, उस भीनी भीनी मट्टी की खुशबू को, जब आप गांव में दाखिल होते हैं तो शहर का शोर दूर छोड़ आते हैं और उस जमीन पे, उस सब जमीन पे, हरियाली जमीन पे आप जब कदम रखते हैं तो एक भीनी भीनी मट्टी की खुशबू आती है और आपको लगता है आप किसी जन्नत में आ गए हैं। उसी खेतों से लुत्फअंदोज होता हुआ मेरा तांगा एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। ये उस गांव का एक पुलिस स्टेशन था।
तांगे वाले को पैसे दे के जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो उन लोगों को पहले ही मेरी इतला कर दी गई थी। उस थाने के अंदर 3 पुलिस वाले काम करते थे। वो मुझसे मिले, लेकिन उनके मिलने में गर्मजोशी नहीं थी। गर्मजोशी की बजाय उनके चेहरों पे खौफ था। और दाखिल होते ही मैंने देख लिया कि क्या पुलिस के महकमे में काम करने वालों के चेहरों पे भी खौफ होता है। और मैं उनसे मजाक में मिलते हुए बोला, भाई तुम्हें तो देख के लग रहा है जैसे मेरे आने की तुम्हें खुशी ही नहीं हुई। तो वो बोले, साहब ऐसी बात नहीं है, आप भी जहां कुछ दिन गुजारेंगे तो शायद आपके चेहरे पे भी हमारी तरह खौफ और परेशानी छा जाएगी। तो मैंने कहा चलें देखते हैं, अब आ तो गया हूं, अल्लाह खैर करेगा, क्या होता है। मैं वहां बैठा और उनसे पूछा, हाँ भाई अब मुझे तफसील से बताओ क्या मामलात हैं। वो बोले, सर पिछले 2 महीने से मामलात शुरू हुए हैं, अभी तक 4 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। और जो भी बंदा मरता है इतना खौफनाक अंदाज में उसको मारा जाता है कि उसके जिस्म का जो पेट वाला हिस्सा है उसको चाक कर दिया जाता है। पेट खुला होता है उस मुर्दे का और पेट के अंदर जितने भी आज़ा होते हैं वो किसी ने बेदर्दी से बाहर निकाल लिए होते हैं। उसके जिस्म के पेट के अंदर वाले आज़ा तो उसके जिस्म के मुर्दा जिस्म के साथ तो बाहर पड़े होते हैं, लेकिन उसकी दोनों आंखें जो निकाली जा चुकी होती हैं वो गायब होती हैं। आप खुद सोचिए, किसी इंसान के बस में है किसी इंसान को इतनी बेदर्दी से मारना? कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जिन्नात का काम है जो ये काम कर रहे हैं। अभी तक 2 महीनों के अंदर 4 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है और हम पूरी तफ्तीश कर चुके हैं। कोई सर पैर ही नहीं मिलता इस जुर्म का। जुर्म करने वाला अगर कोई इंसान होता तो कोई तो ऐसा सिरा छोड़ता कि उस तक पहुंचा जा सकता, लेकिन सर कोई सिरा नहीं है। मैंने पूछा, ये वाक़यात कहां होते हैं? उन्होंने बताया, यहां चौधरी साहब की एक हवेली है जो पुरानी हो चुकी है, अब वो उसको छोड़ चुके हैं। उसी हवेली के अंदर मुर्दा वजूद पाया जाता है। चौधरी साहब खुद एक नई हवेली में शिफ्ट हो चुके हैं। मैं कुछ देर सोचता रहा और कहा, ठीक है अभी चलते हैं और जरा हवेली देख के आते हैं। वही हवेली, उस जाए वकुआ को मैं देखना चाह रहा था, उस जगह को जहां पे ये वाकयात हो रहे थे। उन 3 पुलिस वालों को मैंने अपने साथ लिया और उस हवेली की तरफ रवाना हो गए। चौधरी का नाम उन्होंने कहा फर्जी कर लीजिएगा, उनको याद नहीं था, चौधरी हशमत कर लेते हैं। वो चौधरी हशमत की हवेली की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हवेली के करीब पहुंचे, ये रोशनी थी, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, तो वो जैसे ही उमर हयात आगे बढ़ा तो उसने देखा उसके 3 पुलिस वाले पीछे रुक गए हैं, अंदर दाखिल नहीं हुए। तो उसने मुड़ के देखा तो उस गेट के बाहर खड़े हैं जो अब टूट फूट का शिकार हो गया था और खुला हुआ था। तो वो उससे बोला, क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए, अंदर आओ। तो वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, नहीं साहब हम अंदर नहीं आ सकते। उमर हयात वापस चलता हुआ उनके पास आ गया और बोला, कोई परेशानी है, क्या हुआ है, क्यों रुक गए हो? उमर हयात साहब, इस हवेली में जो भी दाखिल होता है वो जिंदा वापस नहीं आता। आप शहर से आए हैं लेकिन हम इसी गांव के रहने वाले हैं। हम जानते हैं ये किसी इंसान का काम नहीं, ये जिन्नात का काम है और इस हवेली के अंदर जिन्नात का कब्जा है। आप जाना चाहते हैं तो साहब आप जा सकते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे। आप हमारे अफसर हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सामने उस मेन गेट तक जा सकते हैं, अंदर वाली इमारत के अंदर हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अंदर चलो। तो उनमें से एक बोला, साहब
हमें जान प्यारी है, नौकरी तो आनी जानी शय है, नौकरी तो किसी और चीज़ में भी कर लेंगे, लेकिन जान एक दफ़ा मिलती है। हम माजरत ख्वाह हैं, कहेंगे तो हम नौकरी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम यह हुक्म नहीं मान सकते। उमर हयात समझ गया ये बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, जिस चीज़ ने भी खौफ फैला रखा है वो बेइंतहा है। उसने कहा ठीक है, तुम तीनों यहीं पे रुको, मैं इस पूरी हवेली को देख के आता हूँ। उमर हयात वहीं पे खड़ा और मुड़े मुड़े एक दफ़ा उसने हवेली की तरफ मुंह करके देखा तो ये 2 मंजिला हवेली थी। तीसरी मंजिल भी इसकी बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कम ही कमरे बने हुए थे। पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे काफ़ी कमरे बने हुए थे जो टूट फूट का शिकार हो चुके थे, और लगता था कि जो भी इसके अंदर बसेरा किए हुए थे काफ़ी अरसा हुआ उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया है, अब ये वीरान पड़ी हुई है। उमर हयात चलता हुआ जैसे ही उस हवेली के मेन गेट के करीब पहुंचा तो एक दफ़ा रुक के फिर से उसने मुआयना किया, तो वाकई उस हवेली से एक हैबत सी महसूस होती थी। उसके मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरों का एक बेइंतहा सिलसिला था। वो वाकई एक काफ़ी बड़ी हवेली थी, उसके हर तरफ कमरे ही कमरे थे और तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, कुछ दरवाजे टूटे हुए थे। वो मुख्तलिफ कमरों के अंदर दाखिल होता, जाले लगे हुए थे, हर तरफ मिट्टी की तह जम गई थी क्योंकि काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, और दरवाजे खुले हुए थे। कोई भी फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो इसी तरह घूमता 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 ऊपर वाले हिस्से की तरफ पहुंच गया जो दूसरी मंजिल थी। दूसरी मंजिल के भी उसने सारे कमरे देख लिए, हर जगह को देख लिया, सिवाय टूटी हुई और एक वीरान हवेली के कुछ भी नहीं था। वो पूरी हवेली को देख के जैसे ही नीचे सीढ़ियों से उतरा तो उसके जहन में आया कि इस हवेली का ये वाला हिस्सा मैंने नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर जो बनता था, पहली मंजिल जो थी, तो वो चलता हुआ उसी तरफ गया तो उसकी निगाह एक सामने कॉरिडोर से जैसे ही गुजर के गया तो सामने एक बहुत बड़ा कमरा था जिसका वाहिद एक दरवाजा था जो लॉक था। वो हैरान हो गया कि पूरी हमारी हवेली के कमरे टूट फूट का शिकार हैं, किसी के तो दरवाजे ही नहीं हैं, किसी के दरवाजे हैं तो वो खुले पड़े हैं। एक वाहिद कमरा ऐसा है जो काफ़ी बड़ा भी है और उसका दरवाज़ा बंद है। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा दरवाजे पे एक पुराना सा ताला पड़ा हुआ है, और ताले की हालत को देख के लगता है जैसे काफ़ी अरसा पहले ये ताला डाला गया था और उसके बाद इसको खोला ही नहीं गया। उसने ताले को पकड़ के देखा, काफ़ी मजबूत ताला था और काफ़ी अरसे से बंद था। उसने अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। वो परेशान सा हुआ क्योंकि इस हवेली में बिजली तो थी नहीं। इस सिवाय एक कमरे के उसने हर जगह को छान मारा कि शायद कोई तय खाना हो। इस हवेली में कोई तय खाना नहीं था और ऊपर नीचे सिवाय उस एक बंद कमरे के पूरी हवेली खुली हुई थी। वो चलता हुआ जब बाहर गया तो उसके तीनों सिपाही काफ़ी घबराए हुए थे। वो सब देख के बोला, सब खैरियत है, क्या हुआ? तो वो बोले, साहब आपने आने में देर कर दी, हम डर गए कि शायद आपके साथ कोई हादसा ना हो चुका हो, हम इसीलिए परेशान हो गए थे। उमर हयात बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं होने लगा। आओ अब जरा इस हवेली के मालिक से भी मिल लेते हैं, ये किसकी हवेली है? वो बोले, सर ये चौधरी हशमत की हवेली है, पास ही नई हवेली है जहां वो रिहाइश पजीर हैं। तो हम चौधरी हशमत की हवेली पहुंच गए। अंदर जाने में पता लगा चौधरी हशमत किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। तो मैं अपने सिपाहियों के साथ वापस आ गया कि 2 दिन बाद हशमत साहब से मिलेंगे। मैंने पूछा, हशमत साहब कैसे बंदे हैं? वो बोले, सर गांव के लोग हशमत साहब पे जान देते हैं। हशमत साहब बेइंतहा असूल पसंद, इंतहाई नेक, गरीबों का ख्याल करने वाले, हमदर्द इंसान, एक बेहतरीन इंसान हैं और सब गांव के लोग उनसे बहुत इज्जत के साथ साथ प्यार का रिश्ता भी है। चलो 2 दिन बाद मैंने कहा उनसे भी मिलके देख लेते हैं। अब जब उस पुरानी सी पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर दाखिल हुए तो मैंने कहा, भैया मेरे रहने का क्या होगा? वो कहते हैं, सर इस इमारत के अंदर तो कोई ऐसा कमरा नहीं है, लेकिन गांव के अंदर एक कमरा आपके लिए ढूंढ लिया गया है, आप वहां रह सकते हैं। मैंने सामान उठाया और
उसी कमरे में पहुंच गया। छोटा सा कमरा था गांव का, जो मेरे लिए किराए पे लिया गया था। जितने दिन मैंने रहना था वहीं पे ही मेरी रिहाइश होनी थी। मैंने अपना सामान वगैरह रखा और उस कमरे में रिहाइश पजीर हो गया। रात को इशा की नमाज पढ़ी और फिर मैं सो गया। उन गांव के लोगों से अगले दिन मैंने मुलाकात तो नहीं की, लेकिन उनको दूर दूर से मैंने विजिट करते हुए गांव को देखा था। तो सबके चेहरे लटके हुए थे, सबके चेहरों पे बेइंतहा खौफ था, सब बहुत ज्यादा परेशान थे। और मैं उनकी उस चेहरे की खौफ को, परेशानी को क्लियर महसूस कर सकता था। 2 दिन बाद चौधरी हशमत वापस आ गए और मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलने उनके हवेली पहुंच गया। चौधरी हशमत को जब मैंने देखा, बज़ाहिर तो वो एक असूल पसंद, एक बेहतरीन इंसान नजर आया, लेकिन एक पुलिस वाले की जिस तरह छठी हिस्स होती है, हम अपनी तफ्तीश को शुरुआत ही शक की निगाहों से करते हैं, तो मेरी निगाह में वो उतना अच्छा इंसान नहीं था जितना वो बज़ाहिर नजर आ रहा था। एक रख रखाव वाला, एक इंतहाई बारोब और एक बेहतरीन मिलनसार शख्स था। उसके साथ काफी गपशप होती रही और मैंने उससे सवाल किया। वो मुझसे पहले ही बोल पड़ा, उमर हयात साहब, मेरा पूरा गांव परेशान है और मुझे अपने गांव की फिक्र लाहक है। आपका महकमा कब कोई और नफरी भेजेगा? हमें इस परेशानी से जान छूटेगी हमारी। हम सब परेशान हैं। गांव की परेशानी मेरी परेशानी है। आए दिन वाकयात हो रहे हैं, सब बेइंतहा खौफजदा हो गए हैं। घरों से निकलना लोगों ने बंद कर दिया। हमारे इस गांव में तो हमेशा अमन रहा है, मोहब्बत रही है, बेइंतहा प्यार रहा है। जब से ये वाकयात हुए हैं, लोगों के चेहरों को तो पढ़ के देखें, मैं तो रातों को सो नहीं सकता, बेसकूनी की जिंदगी में चला गया हूं। कब करेंगे आखिर आप उस खून करने वाले, वो जिन है, वो इंसान है, वो भूत है, वो कौन है, उसका पता जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा, चौधरी साहब, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने फर्ज की अदायगी में कोई कसर ना छोड़ूं। जितनी जल्दी हो सका मैं उस कातिल का पता जरूर लगा लूंगा, लेकिन एक आपसे सवाल पूछना है। वो बोले, जी बोलिए। आपकी मैंने पुरानी हवेली को विजिट किया है, सारे कमरे खुले पड़े हैं सिवाय एक कमरे के, वो बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वो कमरा क्यों बंद है? तो बोले, उमर हयात, उस कमरे के बारे में जितना जानने की कम कोशिश करोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। हमने उस हवेली को छोड़ा भी उसी कमरे की वजह से था। वो कमरा नहीं है, वो एक अजाब है, अजाब। ऐसा भयानक कमरा है कि मैं उसके बारे में बात करूंगा तो अभी मैं खौफजदा हो जाऊंगा। मेरे पुरखों ने, मेरे आबाओ अजदाद ने मुझे कहा था, एक वक्त आएगा इस हवेली पे आफत आएगी, और वो आ गई आफत, जिसकी वजह से वो मैंने हवेली को छोड़ना पड़ा और इस नई हवेली के अंदर आया। वही वो कमरा है, वहां पे किसी भूत प्रेत का साया है, वहां पे कुछ ऐसी गैबी मखलूक मौजूद है जो बहुत ही भयानक है। क्योंकि शुरू शुरू में उस कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आती थी, ऐसी आवाज जैसे किसी जानवर की आवाज हो। गौर करने पे पता लगता तो ये कोई औरत और मर्द की मिक्स किस्म की, यानी औरत की भी आवाज लगती हो और मर्द की भी आवाज लगती हो, ऐसी चिल्लाने की आवाज आती। और उस आवाज की जैसे ही सुनाई दिया, हम लोगों ने उस कमरे को बंद कर दिया, क्योंकि पहले ही पुरखों ने कह दिया था इस हवेली में कुछ जरूर ऐसा है जो जब अपना आप वजूद सामने लाएगा तो फिर ये हवेली को छोड़ना पड़ जाएगा। और फिर ऐसे ही हुआ कि हवेली में नुकसान होने शुरू हो गए। कभी नौकर मुलाजिम डर जाते, कभी कोई चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह से गायब हो जाती और फिर कुछ लम्हों बाद वहीं पे मौजूद होती। कभी बर्तन वहां से उड़ने शुरू हो जाते और सब कुछ उसी कमरे के अंदर होता था। कभी गिरने की आवाज आती, कभी चीखने की आवाज आती, कभी रोने की आवाज आती। मुझ समेत मेरे मुलाजमों ने बर्तनों को उड़ते हुए देखा और उसके बाद मजबूरन मुझे उस कमरे को बंद करना पड़ा। उस कमरे को ताला लगाने के बावजूद भी हम वहां पे ज्यादा अरसा नहीं रह सके और हमें वो हवेली छोड़नी पड़ गई। मेरे 3 मुलाजिम मारे जा चुके हैं। वो हवेली तो हमने छोड़ दी थी, उसी मखलूक को दे दी थी, इसलिए वो ताला पड़ा हुआ है, वो बंद है।
लेकिन ये जो आफत आन पड़ी है, इससे हमें छुटकारा दिलवाइए। मैंने कहा, चौधरी हशमत साहब, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इजाजत है, मैं उस कमरे को खोल के अंदर जा सकता हूं? तो बोले, नहीं, एक आफत क्या कम है इस गांव के ऊपर, जो बंदे मरे जा रहे हैं। आप चाहते हैं एक और आफत भी मैं अपने सर ले लूं, वो दरवाजा खुले और जो भी उसके अंदर मखलूक है वो मजीद गांव पे हमला कर दे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो आपको फर्ज दिया गया है उसको पूरा कीजिए, उस कातिल का पता लगाइए। मैं जान चुका था चौधरी की मर्जी के बगैर मैं उस कमरे को नहीं खोल सकता। जो भी था, हवेली का वो मालिक था। मैंने कहा, ठीक है चौधरी साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसका खोज लगा सकूं, जो भी कातिल है जो इस तरह कत्ल कर रहा है। मैंने चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया और थाने आ गया। मुझे चौधरी साहब पे थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन मेरे पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते कितना खुदा तरस, कितना नेक और कितना हमदर्द इंसान है चौधरी साहब, कि सारा गांव इनसे बेइंतहा प्यार करता है। और वो तीनों पुलिस वाले भी उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। मैं जरा भी उनके बारे में कोई ऐसी बात करता तो वो आगे से कह देते, नहीं नहीं नहीं, आपने सोचना भी नहीं उनके बारे में, वो एक नेक इंसान है। अगले दिन फिर से मैं निकला, गांव के इर्द गिर्द सारा राउंड लगाया दिन की रोशनी में, क्योंकि रात होते ही सारे अपने घरों में छुप जाते थे और मेरे मुलाजिम भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे। तो मैंने दिन की रोशनी में गांव के इर्द गिर्द सारा विजिट किया कि कितना बड़ा गांव है, कहां कहां तक घर हैं, कहां कहां तक आबादी है। उससे अगले दिन मैं अकेला ही एक जगह पे विजिट कर रहा था। ये एक बाग था, सिपाही बाहर मौजूद थे और मैं उस बाग के अंदर घूमता हुआ जब एक जगह पे पहुंचा तो एक उधेड़ उम्र की औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं एकदम से चौंक पड़ा और उसे बोला, हाँ, क्यों आप मेरे सामने आई हैं? वो बोली, आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलें, मैं सुन रहा हूं। उसने एक खत मुझे दिया और कहा, किसी ने ये आपके लिए भिजवाया है और इसी का जवाब आपने खत की सूरत में कल मुझे वापस देना है। कल इसी जगह पे इसी वक्त मैं आपके खत का इंतज़ार करूंगी और आप जो मुझे खत देंगे मैं आगे पहुंचा दूंगी। इजाज़त चाहती हूं। उसने मुझे खत पकड़ाया और जल्दी से वहां से गायब हो गई और उसने मुझे कहा था, इस खत को आपने अकेले पढ़ना है, तन्हाई में, किसी के सामने नहीं। मैंने खत को देखा, बंद था। मैंने उठा के जेब में डाला, बाग का विजिट किया, अपने सिपाहियों के साथ वापस आ गया। थाने में मौजूद रहा। रात हुई तो अपने कमरे में पहुंच गया। सारा दिन ऊपर महकमे को रिपोर्ट देनी थी, मैंने क्या क्या अभी कार्रवाई की है, गांव देखा है, जो कुछ अभी तक मैंने किया था वो सारी कार्रवाई लिख के ऊपर पहुंचाई और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो मुझे एकदम उस खत का ख्याल आया कि उस औरत ने मुझे खत दिया था। मैंने जेब से उस खत को निकाला और पढ़ना शुरू किया तो तहरीर कुछ यूं थी, उमर हयात साहब, मेरा नाम शाजिया हशमत है। मैं चौधरी हशमत की बेटी हूं। आप जिस दिन हमारे घर आए तो मैं भी वहां पे मौजूद थी। आपने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देख लिया था और जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम किसी पे निगाह पड़ते ही और मेरा किसी पे इस तरह दिल आ जाएगा, ये मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका था। किसी की मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो गई थी। आपको देखते ही मैं देखती ही रह गई और मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत आपके लिए पैदा हुई कि उस रात मैं सो ही ना सकी, बेचैन हो गई और मुझे उस दिन पता लगा मोहब्बत क्या होती है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं की और मैं इस मोहब्बत लफ्ज़ से भी ना आशना थी, लेकिन आपको देखने के बाद आशना हुई कि कैसे पहली नज़र में किसी को देखते ही प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार हो गया है और बड़ी मुश्किलों से मैं ये खत आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे यकीन है आप मेरी मोहब्बत को ठुकराएंगे नहीं और मेरे प्यार का जवाब प्यार से देंगे। मेरी मुलाजमा कल इसी जगह पे आपसे खत का जवाब लेने आएगी। मेरा इस खत पे कोई
कंट्रोल नहीं है। बेचैन हो के लिख रही हूं, अगर अपनी मोहब्बत का इजहार न करती तो शायद दम घुट जाता। प्यार अंधा होता है, प्यार जनूनी होता है, प्यार पागल होता है। बेइंतहा ऐसी प्यार भरी बातें थी। मैंने खत को पढ़ा और मैंने कहा ये क्या है। मैं इस खौफ को देख रहा हूं, गांव के चेहरों पे जो खौफ छाया हुआ है, और इसको मोहब्बत की पड़ी है। और मैंने वो खत फाड़ के फेंक दिया। अगले दिन किसी खत का मैंने कोई जवाब ना दिया। लेकिन शाम के टाइम मेरे पुलिस वालों ने बताया, एक भागता हुआ थाने आया। उसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ फिर गड़बड़ है। हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा सब खैरियत है, क्या हुआ है? वो बोला सर, एक और शख्स कत्ल हो गया है। मैं जल्दी से उसके साथ बाकी पुलिस वालों को लेके उस जगह पे पहुंचा। ये जितने भी कत्ल होते थे उसी हवेली के अंदर होते थे, क्योंकि उस हवेली के अंदर जब मैं पहली दफा दाखिल हुआ था तो हवेली का जो बहुत बड़ा एरिया बिल्डिंग से बाहर था, उसकी 4 दीवारी भी थी। पहला एक गेट था, उस गेट के साथ एक बड़ी सी 4 दीवारी थी। और जैसे ही आप मेन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसी के दरमियान में एक बड़ा सा फुआरा लगा हुआ था, जो कभी अपने दौर में वो फुआरा चलता होगा, पानी का फुआरा, लेकिन इस वक्त वो बंद पड़ा हुआ था, टूट फूट का शिकार था। जितने भी कत्ल होते थे उसी फुआरे पे मिलते थे। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो एक नौजवान की लाश थी, जिसको देखते ही वाकई मेरी हालत भी अजीब होने लगी। ऐसी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया था कि जो भी कातिल था बहुत ही जालिम था। उसने उस नौजवान की दोनों आंखों को निकाल लिया था। सिर्फ गड्ढे थे, खाली गड्ढे, आंखें दोनों गायब थीं। उसका पूरा पेट कटा हुआ था और पेट के अंदर जितने भी आंतें, जितने भी आज़ा होते हैं, दिल तक निकाल लिया गया था और उसके टुकड़े टुकड़े करके साइडों पे फैला दिया गया था। दिल, गुर्दे, फेफड़े, वेन्स, जितनी भी रगें थीं, वो सब कटी हुई टुकड़े टुकड़े, जैसे उस जालिम ने पूरे पेट को काटा हो। तमाम आज़ा को निकालने के बाद भी उसको सुकून ना आया हो और उसने टुकड़े कर करके फेंके हुए थे। एक दर्दनाक मौत थी। उसके बाद चौधरी भी और गांव के बहुत सारे लोग भी वहां पे जमा हो गए, क्योंकि फिर से कत्ल हो गया था। और चौधरी मुझसे बोल रहा था, इंस्पेक्टर साहब क्या किया आपने? एक फिर कत्ल हो गया। मैं आपको दोष नहीं दूंगा, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपका महकमा तो कसूरवार है। और पुलिस वाले क्यों नहीं भेज रहा? पहरा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? क्या किया जा रहा है? हमें कौन बचाएगा? क्या इस तरह हमारे नौजवान कत्ल होते रहेंगे? इसी तरह हमारे नौजवान मरते रहेंगे? और वो बोली जा रहा था। मैं चुप करके सुनता रहा और बोला, चौधरी साहब परेशान मत हो, मैं इसलिए आया हूं, कातिल पकड़ा जाएगा। और गांव वालों, मैं आप लोगों से सबसे मीटिंग करना चाहता हूं। आप तमाम गांव के जितने भी लोग हैं, अगर अभी जमा हो सकते हैं तो अभी सबको जमा कीजिए, नहीं तो कल मैं चाहूंगा सबको बुला लें। उन्होंने कहा नहीं, हम सब अभी जमा हो सकते हैं। मैंने कहा मेरे ऑफिस आ जाओ। सब गांव वालों को मैंने ऑफिस में जमा कर लिया। मैंने कहा मैं चाहता हूं आप में से तमाम लोग मेरा साथ दें। मैं इस परेशानी को, इस दुख को, इस मुसीबत की घड़ी में, इस खौफ की घड़ी में आपके साथ हूं। मुझे आपका साथ चाहिए। वो बोले हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा मैं, मेरी टीम और आप तमाम लोग, हम पहरा देंगे। दिन को आप अपने काम काज करें, लेकिन जैसे ही रात होगी हम पूरे गांव के अंदर इस तरह पहरा देंगे कि वो जो भी कातिल है, जो भी मखलूक है, किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। हम इतने इतने फासलों पे खड़े होंगे कि एक दूसरे को आवाजें देते रहेंगे, और अगर कोई थोड़ी देर तक एक दूसरे को आवाज ना दे सका तो हम समझ जाएंगे उस पर हमला हो चुका है। यूं हम रखवाली करेंगे। 2-2 इंसान, अकेला नहीं, 2-2 बंदे एक जगह पे खड़े होंगे और थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे 2-2 होंगे, और सब पूरे गांव को गोल दायरे में इस तरह 2-2 बंदे खड़े करके हम रखवाली करेंगे और आवाजें देते रहेंगे, ताकि सब, मैं और मेरी टीम गश्त करते रहेंगे। गांव वाले आपस में मशवरा करते रहे और बोले हां ये एक अच्छा मशवरा है, क्योंकि गांव वालों को मेरे ऊपर अब एतमाद होने लगा था। उनको मेरे ऊपर यकीन आने लगा था कि ये जो एक शख्स आया है, मेरे तीनों एहलकारों ने भी गांव वालों को यकीन दिलाया था कि जो साहब आए हैं ये बहुत बहादुर है,
ये ज़रूर कुछ करके दिखाएगा। तो उनको मुझसे उम्मीद बंध गई थी, मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे, इसलिए वो सब जमा हुए और हमने गांव का पहरा देना शुरू कर दिया। पहली रात पहरा दिया, दूसरी रात पहरा दिया, तीसरी रात पहरा दिया और अब रोज़ाना की ये रूटीन बन गई। इसी दौरान मुझे चौधरी हशमत की बेटी का एक और ख़त मिला। उसने भी बेइंतहा मोहब्बत की बातें की हुई थी। उसका जुनून, उसका इश्क बढ़ता जा रहा था। मैंने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन मैं फिर से दिन के टाइम राउंड पे था कि वो एकदम से निकल के मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि मैं उसको देख के एकदम से डर गया और जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा, वो चौधरी हशमत की बेटी थी। बेइंतहा खूबसूरत थी। गांव में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। शहर की लड़कियां तो मेकअप करके शायद खूबसूरत होती हैं, वो बगैर मेकअप के इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसको देख के मैं चौंक गया और मैं बोला, कौन हो तुम, क्यों मेरे रास्ते में आई हो? वो बोली, मैं वही गुनहगार हूं जो आपको खत लिखती है और आप उसका जवाब नहीं देते। मजबूरन सामने आना पड़ा है मुझे, बहुत मुश्किलों से आई हूं, छुप के आई हूं, किसी को पता ना लगे, लेकिन आपके सामने आई हूं अपना हाल दिल आपको बताने। मैं नहीं रह पा रही, रातों को मेरी नींद उड़ गई है, मैं दीवानी हो गई हूं, इश्क का जुनून सवार हो चुका है मेरे ऊपर। मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती। मैं आपने मेरा जवाब ना दिया, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और वह ऐसे बेइंतहा बातें करती गई। मैं उससे बोला, क्या नाम बताया था तुमने? उसने कहा शाजिया। मैंने कहा शाजिया, गांव के ऊपर एक आफत आई हुई है, सारा गांव कितना परेशान है, कितना खौफ में है और तुम्हें इस वक्त मोहब्बत की पड़ी हुई है। हैरत की बात नहीं, सब अपनी जगह पे परेशान और तुम्हें मोहब्बत का जुनून चढ़ गया। उसने सर झुकाया और बोली, मैं भी उसी दुख में शामिल हूं। वो सारे मेरे भाई थे, मैं उनको अपना भाई समझती हूं। इस गांव के नौजवान थे, मैं भी उनकी इज्जत करती हूं, उनका ख्याल रखती हूं। मैं भी उस दुख में उतनी ही बराबर की शरीक हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आपको खत में इसलिए लिखा था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं लिखा। इश्क कैसा अंधा होता है कि ये तक भूल गया कि मेरे गांव पे एक मुसीबत आई पड़ी है। और जब वो बोल रही थी, उसके लहजे में दुख था। वो वाकई उस दुख को बयान कर रही थी जो उसके गांव में था। वो उस दुख को महसूस करती थी कि मैं उस दुख में मुब्तला हूं, लेकिन इतनी जल्दी किसी पे ऐसे इश्क हो जाएगा, एक निगाह में मैं पागल दीवानी हो जाऊंगी, रातों की नींद उड़ जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। इसलिए दर्द दिल के हाथों मजबूर होकर सामने आके खड़ी हुई हूं। मैं भी अब उस दुख को महसूस करती हूं जो मेरे गांव का दुख है। वो इतनी मासूमियत से जुमले कह रही थी और वो दुख का जब इजहार कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे उसको देख के वो बहुत मासूम लगी। दुख का इजहार जिस तरह उसने किया था, वाकई उसको बेइंतहा उस गांव की नौजवानों की मौत का बहुत दुख था। और वो पगली शायद अपनी मोहब्बत के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी कि मिलने आ गई थी। उन आखिरी लम्हों में मुझे उसको देख के उस पर भी बेइंतहा प्यार आया। उससे मिलके मैं वहां से चला तो आया, लेकिन मेरे दिल में शाजिया का चेहरा नक्श हो गया था। उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार सब मुझे बेइंतहा याद आ रहा था। और यूं जो मैं ऐसा शख्स नहीं था, ना चाहते हुए भी उस मासूम और उस पाकीज़ा लड़की को जिसने पाकीज़गी से अपनी मोहब्बत का, सच्चाई से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मैं भी उसको जवाब दे बैठा कि शाजिया, जब से तुम्हें मिला हूं, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग उठी है। और यूं मेरी और शाजिया की ऐसी मोहब्बत जिसमें पाकीज़गी थी, हम दोनों मिलते तो थे फासला रख के, या फिर ख़त किताबत होती थी। उसकी वही खातून जिसने पहली दफ़ा मुझे ख़त दिया था, वो ख़त लेके आती, मैं उसको ख़त का जवाब देता और हमारी ख़त किताबत चलती। हमारी मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। गाँव के उस पहरे देने की वजह से पूरे महीने में एक भी कत्ल नहीं हुआ था। गाँव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे ऊपर एतमाद कर रहे थे कि मेरे इस फैसले की वजह से कत्ल होने बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि पहरा देते देते 1.5 महीना हो गया। अब गांव वाले भी उकताना शुरू हो गए थे कि अब पहरा काफ़ी दे दिया, अब लगता है जो भी कातिल था वो भाग गया है, डर गया है, क्या हुआ है, अब
शायद कोई कत्ल ना हो। उनके चेहरे जो लटके हुए थे, उनके चेहरों पे जो खौफ था, अब वो ख़त्म हो चुका था। वो रिलैक्स हो गए थे। अब पहरा भी उस अंदाज में नहीं दे रहे थे जैसे पहले शुरू में वो पहरा देते थे। रिलैक्स होकर पहरा दे रहे थे। और चौधरी का प्रेशर भी मुझ पर बढ़ रहा था कि गांव के लोग बहुत थक गए हैं, ये आपका काम है, अपनी नफरी को मंगवा के पहरा दिलवाइए। 1.5 महीना हो गया, वो सोए नहीं हैं, मुझे उनकी टेंशन है। दिन को वो काम करते हैं, रात को जागते हैं, उनकी ज़िंदगी बेसकूनी हो गई है। चौधरी अपने गांव के लोगों के बारे में बहुत टेंशन में था और मुझे भी महसूस हुआ कि गांव के लोग वाकई थक से गए हैं। और फिर 1.5 महीने बाद ऐसा ही हुआ। पहरे का वो सिलसिला उस अंदाज का ना रहा जैसे पहले था। बहुत सारे लोगों ने पहरा नहीं दिया और फिर से एक नया कत्ल हो गया। जैसे ही एक नया कत्ल हुआ तो फिर सबके चेहरों पे एक बेइंतहा खौफ आ गया। फिर से वही कैफियत हो गई। वो जो चेहरे खिलखिला उठे थे, खौफ खत्म हो गया था। फिर से ज्यादा, पहले से ज्यादा खौफ में चले गए, क्योंकि इस दफा जो कत्ल हुआ था उसके सिर्फ पेट को नहीं फाड़ा गया था, उसका बाजू भी गायब थे, उसकी टांगें भी गायब थीं और उसके पूरे जिस्म को ऐसे टुकड़ों में काटा गया था जैसे पहले से ज्यादा गुस्से का इजहार किया गया हो। और बाजू भी गायब, टांगें भी गायब, यहां तक कि इस दफा तो चेहरा भी शदीद कटा हुआ था। आंखें सिर्फ गायब नहीं थी, चेहरे को भी टुकड़े कर दिए गए थे। और उस भयानक मौत को देख के गांव वाले शदीद डर गए थे। मैं खुद परेशान था कि ये क्या है, अब क्या होगा। चौधरी का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ गया कि मुझे नहीं पता, इसका कोई हल करें। मैंने महकमे के साथ मुसलसल राब्ते में था, पूरी कार्रवाई बता रहा था, उनको खत लिखा और उन्होंने और नफरी उस थाने में भेज दी कि अब हम नफरी के जरिए पहरा देंगे, क्योंकि गांव वालों ने इनकार कर दिया था पहरा देने से, कि पहरा देने की वजह से ऐसा जालमाना तरीके से कत्ल किया गया है। कि उन दिनों मुझे दिन को खत मिला। खत मेरी टेबल पे रखा था। मैं खत को देखते ही पहचान गया, वो खातून रख गई हो गई। मैंने खत को खोला तो शाजिया ने खत लिखा था, मैं आपसे मिलना चाह रही हूं। अब मुझसे आपसे दूर नहीं रहा जाता और आपकी मोहब्बत की आज आजमाइश है। मैं देखती हूं आप कितना मुझसे प्यार करते हैं। क्या वाकई आपको भी मुझसे प्यार है या तरस खा के मेरे साथ आप मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने अपनी दीवानगी जिस अंदाज में आपके सामने शो की, तो मुझे लगता है कभी कभी आपको मुझसे प्यार नहीं है, आप हमदर्दी के तौर पे मुझसे मिलते हैं। तो आज आपको इस शर्त से, इस कड़ी शर्त से गुजरना होगा। आज रात को आप मुझे मिलने आएंगे, आपको मिलने आना होगा। अगर आपको मुझसे सच्चा प्यार है तो आज रात आप मुझसे मिलने आएंगे, और अगर आज रात आप मुझसे मिलने ना आए तो फिर आप शाजिया को कभी नहीं देख सकेंगे। शाजिया समझ जाएगी आप सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, आपके दिल में कोई प्यार नहीं था। मैं आपसे सारी जिंदगी नहीं मिलूंगी। मैं शाजिया से प्यार कर बैठा था, मेरे अंदर भी उसके लिए प्यार था। ख़त को पढ़ के मैं बेचैन हो गया। उसी लम्हे मैंने फ़ैसला किया कि मैं शाजिया से मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन जिस जगह शाजिया ने बुलाया था ये वही हवेली थी, चौधरी हशमत की पुरानी हवेली, जिसके अंदर कत्ल हुए थे। मैंने कई दफ़ा उस हवेली में जाने की कोशिश की थी कि उस कमरे को कानूनी तौर पे तो मैं नहीं खोल सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था, उस दरवाजे को खोलूं, उस ताले को खोलूं और अंदर जाके देखूं कि क्या है इसके अंदर। लेकिन जब मैंने चौधरी हशमत से पहली दफ़ा उस कमरे के बारे में बात की थी और वो खौफजदा हो गया था और उसने कह दिया था कि नहीं, उस कमरे को कभी मत खोलना वरना एक और अजाब आ जाएगा, उसी के बाद ही उसने उस हवेली को इस तरह सील कर दिया था कि अंदर अब कोई भी ना जा सके। और किसी प्रॉपर्टी के अंदर मैं रात को ऐसे छुप के नहीं जा सकता था, अब वो सील हुई हुई थी। जब मुझे शाजिया ने बुलाया और उसी हवेली के अंदर मुझे बुलाया तो मैं तैयार हो गया। मैं अपनी मोहब्बत को दिखाना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। और रात को खामोशी के साथ मिलने के लिए मैं जब उस हवेली पे पहुंचा तो देखा वो जो हिफाजती हिसार सारे लगाए गए थे, शाजिया उसको खोल चुकी है। दरवाज़ा जो बंद किया जा चुका था वो खुला हुआ था। और मैं जैसे ही पहुंचा तो वो दरवाजे से निकल के सामने आ गई और बोली, मुझे यकीन था मेरा प्यार सच्चा है और उमर
तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम ज़रूर आओगे, मेरा दिल गवाही देता था। तुम आ गए। मैंने कहा, ये दरवाज़ा कैसे खोला, हिफाजती हिसार कैसे हटाए? उसने कहा, मेरे बाप के पास चाबियां होती हैं, मुझे पता है, मैं हटा सकती हूँ, आओ अंदर। उसने मुझे अंदर लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के इस पहर, अंधेरा, जहाँ बिजली नहीं थी, वो लालटेन उठाए आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे जा रहा था। मेरे अंदर भी एक खौफ था कि एक लड़की कितनी बहादुर है, इस हवेली के अंदर डर नहीं रही। वो बोली, मैं इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, यहाँ ही तो पली बड़ी हूँ, मेरा ही तो घर रहा है, इससे क्या डरना। तो वो चलती 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 सीधी उसी कमरे तक पहुंची जो कमरा लॉक था, और बोली, आओ अंदर बैठते हैं। और उसने चाबियां निकाली, वही चाबियां जिससे उसने बाहर का हिफाजती हिसार और गेट खोला था, उन्हीं से वो उस ताले को खोलने लगी। इस कमरे को देखने की जुस्तजू तो मेरे अंदर थी, इसको तो मैं देखना चाहता था, लेकिन हिफाजती हिसार की वजह से नहीं देख पाया था। और अब उस कमरे को जब खोलने लगी तो मैंने उसे कहा, तुम्हारे पास इस कमरे की चाबी कहां से आई? तो मुड़ी और मेरी तरफ बोली, हमारे घर में अब्बा के पास इसकी चाबी होती है, मुझे पता है इसको कैसे खोलते हैं, हम पहले भी इसको दिन के टाइम खोलते थे। इस हवेली में बैठने की सिर्फ यही जगह है, और तो कहीं पे मैं बैठूंगी लोगों को पता लग जाएगा, शक पड़ जाएगा कि हम मिल रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हम रात को मिलने जा रहे हैं। तो लोगों की नज़रों से बचने का एक वाहिद तरीका है हवेली का ये कमरा जहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, हम आराम से बैठ सकते हैं। अब्बा इस पे कहते हैं जिन भूत इस तरह की बातें, कुछ भी नहीं है, बंद किया हुआ है, क्योंकि इस हवेली के अंदर आज भी हमारी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। इसी कमरे के अंदर अब्बा ने फैला रखा है कि यहाँ पे जिन भूत और इस तरह के लोग खौफ की वजह से नहीं आते, लेकिन आज भी हमारा कीमती सामान इसके अंदर मौजूद है, यहाँ तक कि कुछ खजाना भी। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम जो अपने हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, इसलिए खौफ फैलाया गया है इसका, ताकि यहाँ कोई आ ना सके। असल में हमारा कीमती खजाना है यहाँ पे। उसने ताला खोला, आराम से वो ताला खुल गया और उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं देख के हैरान रह गया। वो सही कह रही थी, बाकी पूरी हवेली के कमरे टूटे फूटे और उजड़े हुए थे, ये कमरा बेहतरीन किस्म का सेट किया गया था, ऐसे जैसे हशमत जिस हवेली में रह रहा था उसके कमरे जिस तरह सेट किए गए थे, इसी अंदाज में ये कमरा सजाया हुआ था। इंतहाई नफीस से पर्दे लगे हुए थे, दरमियान में फानूस लगा हुआ था, एक इंतहाई बेहतरीन सा नीचे कारपेट बिछा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, जो इंतहाई कीमती और इंतहाई नायाब किस्म का कालीन था। और तमाम कमरे को देख के मैं शशदर रह गया, वाकई इस कमरे के अंदर कोई उन्होंने खजाना छुपा रखा था। खौफ की वजह से कोई नहीं आता था। बेहतरीन किस्म का बेड वहां पे लगा हुआ था, खाने पीने के कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, पूरा एहतमाम के साथ यह कमरा सजाया गया था। हाँ, हल्की हल्की मट्टी मौजूद थी, जैसे काफ़ी अरसे बाद इसकी सफाई की जाती थी, इसलिए मट्टी की तह थोड़ी थोड़ी जम चुकी थी। और मैं कमरे को देखता हुआ, उस खूबसूरत बेइंतहा नफीस कमरे को देखता हुआ, शाजिया की तरफ बढ़ा, वो बेड की तरफ बैठ चुकी थी और मुझसे बोली, आज हमारे मिलन का दिन है। मैं आज अपने उस जिस्म को मजीद अजाब नहीं दूंगी जो तड़प रहा है तुम्हारे जिस्म से मिलने के लिए, तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए। आज मुझे रोकना मत, आज मैं बहना चाहूंगी, मुझे बह जाने देना। और मोहब्बत की ऐसी कई इस तरह की बातें करने लगी। मैं इस तरह की बातें स्किप करता हूं क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं कहानी। और वो मोहब्बत की कई ऐसी बातें करती रही, मैं सुनता रहा, यहां तक कि चलता चलता मैं उस बिस्तर के करीब पहुंच गया। वो अपनी जगह से उठी और उसने जाके एक मशरूब भरा, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और चलती हुई आके उसने मशरूब मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही उसको मुंह से लगाने की कोशिश की तो मुझे पता लगा ये तो शराब है। मैंने एकदम से मुंह पीछे किया और कहा, ये क्या है शाजिया, ये तो शराब है। तो बोली, हाँ, दोनों को बहकने के लिए आज इसी की जरूरत है। मैं भी बहकना चाहती हूं, डूबना चाहती हूं उस नशे में, उस प्यार के नशे में जहां दुनिया जहान की मुझे कोई खबर ना रहे। अगर मैं ये नहीं पीऊंगी तो मेरी बाप की इज्जत, मेरी बाप की चौधराहट, मेरी बाप हशमत का खौफ मेरे ऊपर सवार हो जाएगा और शायद मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकूंगी। मैं खुद चाहती हूं मैं बाप के खौफ को, बाप के उस डर को पीछे हटा दूं और बह जाऊं। मुझे पीने दो और तुम भी पियो, ताकि तुम भी कहीं रुक ना जाओ।
मैंने कहा नहीं शाजिया, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं पिया और ना ही कभी मैं इसको पीना चाहूँगा। मैं माजरत ख्वाह हूँ इसको पीने से। वो बोली मेरी खातिर भी नहीं, मुझे पता है अगर तुम ये नहीं पियोगे तुम बहक नहीं सकोगे। जिस तरह पहले दिन तुमने मुझे ठुकरा दिया, आज फिर कहीं ऐसा ना हो मेरा दिल तोड़ दो। इसको पी लो उमर, मेरी खातिर इसको पी लो, आज बहकने दो। मैंने कहा शाजिया मैं तुम्हारे पास हूं, हाँ मैं तुम्हारी जज्बात की कदर करता हूं, तुम जो कहोगी मैं तैयार हूं, लेकिन शराब के लिए मुझे मजबूर मत करना, मैं ये नहीं पी सकता। मैंने नीचे रख दिया और फिर इस अंदाज में उसकी आंखों में एक नशा सा सवार हो गया और मैं समझ गया वो हसीन व जमील शाजिया किस मूड में है। वो मुझसे जिस्मानी ताल्लुक बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी और मैं भी शायद उस वक्त बहक गया। और यूं वो मेरे करीब आने लगी और इस अंदाज में हम एक दूसरे के करीब हो गए, हम एक दूसरे के अंदर ऐसे इन्वॉल्व हो गए कि मैं भी शायद उस नशे के अंदर बह ही जाता जिस नशे के अंदर वो भी सवार थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि एकदम से वो उठी है और बिस्तर के नीचे गिर गई है। मैंने एकदम से उसे कहा क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गिर गई? क्योंकि शायद जज्बात में मैं भी बहुत आगे जा चुका था और मैं उन लम्हों को मज़ीद मिस नहीं करना चाहता था। तो एकदम से बोली ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? मैंने कहा गले में? ओह ये तो तावीज़ है। तो कहती है तुम मुसलमान हो, तुमने शराब नहीं पी, लेकिन ये गुनाह का काम करते हुए तावीज़ गले में पहन रखा है, इसको तो उतारो, मुझे भी गुनहगार करना है। मैंने कहा क्या मतलब शाजिया? कहती है नहीं, ये गुनाह है जो हम करने जा रहे हैं और गुनाह में डूबना है तो इसको उतार दो, वरना इसका गुनाह भी मेरे सर आएगा कि तुमने कुरानी आयात गले में पहन रखी थी और शराब मेरी वजह से तो नहीं पी, लेकिन इन कुरानी आयात के साथ तुम ये काम करते रहे, उतार दो इसको। मुझे उसकी बात ठीक लगी और वो उठी और फिर से शराब का पैक पीने के लिए गई जो पहले ही एक पी चुकी थी। और मैं उसको गले से जैसे ही उतारने लगा तो उसी लम्हे जैसे ही उसको उतारने लगा मेरी निगाह शाजिया की तरफ गई। कुदरत को शायद यही मंजूर था कि मेरी निगाह उसके पाँव की तरफ चली गई। उसी लम्हे मैंने देखा उसके पाँव उल्टे थे। अभी तक ये मैं नहीं देख पाया था। शायद जिस तावीज़ को उतारने का मकसद मेरा यही था कि मैं उस लज्जत को, जिसको गुनाहे लज्जत कहते हैं, उसमें डूबना चाहता था। उसकी बात को मान के कि हाँ गुनाह भी कर रहा हूँ और कुरानी आयात भी पहन रखी है, मैं उतारने जा रहा था, लेकिन शायद कुदरत मुझे दिखाना चाहती थी। और मैंने जैसे ही उसके पाँव की तरफ देखा उसके पाँव उल्टे थे। उसी वक्त वो जो तावीज़ मैंने खोलने की कोशिश कर रहा था उसको छोड़ा और एकदम से कहा कौन हो तुम? वो एकदम से चौंकी और बोली क्या हुआ है उमर? मैं हूँ शाजिया। मैंने कहा नहीं, तुम शाजिया नहीं हो, तुम्हारे मैंने पांव देख लिए हैं, तुम्हारे पांव उल्टे हैं, तुम कोई चुड़ैल हो। और मैं एकदम से पीछे हटना शुरू हुआ और उसी लम्हे उसने अपने पांव की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एकदम से ऐसे गुस्सा आ गया कि इसने क्यों मेरे पांव देख लिए। वो जो जाल बिछा चुकी थी, जिस जाल में मैं फंस चुका था, अब मैं अलर्ट हो गया था, उसके जिस्म उसके जाल से निकल चुका था। तो वो गुस्से में दाढ़ी निकाल, अपने गले में पहने हुए इस तावीज़ को निकाल, नहीं तो मैं अभी तेरा कलेजा चबा जाऊंगी। और मैं जान चुका था जब तक ये तावीज़ मेरे पास है ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो गुस्से में दौड़ती हुई इस तरह मेरे पास आई कि अभी मेरा गर्दन दबा देगी, मेरा कलेजा निकाल लेगी। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची तो एकदम से चीखती हुई फिर से पीछे चली गई। उस तावीज़ की वजह से वो आगे नहीं आ सकी थी और मैं उसी वक्त समझ गया इसके लिए बहुत मुश्किल है मुझे नुकसान पहुंचाना इस तावीज़ की वजह से। और उसी वक्त उसका रूप बदलना शुरू हो गया। मेरे सामने उसने एक ऐसा भयानक रूप अपना लिया कि उसके पूरे बालों की जगह पे सांप ही सांप थे और उसका आधा चेहरा इस अंदाज में लटका हुआ था जैसे जल के लटक गया हो। और उसका चेहरा इतना भयानक हो चुका था, उसके पूरे जिस्म पे कीड़े ही कीड़े रेंग रहे थे। उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन कीड़े से भरा हुआ उसका वजूद था और इंतहाई अजीबो गरीब से कान जो उसके थे उसके अंदर से और रंग के काले स्याह बड़े बड़े कीड़े बाहर गिर रहे थे। वो एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बन चुकी थी। और उसी वक्त कमरे के अंदर एक
तूफान सा आ गया। पूरा कमरा ऐसे लरजना शुरू हो गया, वो ऊपर लगा हुआ फानूस हिलना शुरू हो गया, हर चीज़ ठक 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 जैसे जलजला आता है कांपना शुरू हो जाती है, ऐसे कांपना शुरू हो गई। वो अंदर खड़ी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और मुझे लगा ये मुझे मार देगी। इसका खौफ, इसका चीखना मेरे कान के पर्दे फाड़ देगा। मैंने आंखें बंद की और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। और वो चीखते चीखते बोली, रोक दो इसे, रोक दो इसको, रोक दो। और वो इतने जोर से, ताकत से चीखी थी कि मैं डर गया और मैंने उसे रोक दिया। तभी मैंने देखा वो चीखती हुई भयानक सी लड़की जो डाइन बनी हुई थी एकदम से, उसका रूप फिर से बदलना शुरू हुआ, और रूप बदलते बदलते उसने एक और लड़की का रूप धार लिया। अब वो शाजिया नहीं, एक और लड़की थी, और सर झुकाए खड़ी थी और उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोती रही और मैं उससे बोला, कौन हो तुम और ये सब क्या है? वो बोली, तुम्हें इस तावीज ने बचा लिया, वरना मेरा आज का शिकार तुम थे। हां, जितने भी लोग मरे हैं मैंने मारे हैं, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। खुदारा जो पढ़ रहे हो इसको रोक दो, मुझे तकलीफ मत दो, क्योंकि तुम जान चुके हो इस तावीज की वजह से तुम बच गए हो, इसलिए तुम अब पढ़ रहे हो, डर नहीं रहे, वरना अभी तक मैं तुम्हारा खात्मा कर चुकी होती। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं सुनना चाहूंगा, कौन हो तुम और किस चीज का बदला? कुछ देर चुप खड़ी रही और उसके बाद बोली, वो एक हसीन शक्ल वाली लड़की थी। वो बोली, मेरा नाम सकीना है, मैं दूसरे गांव में रहती हूं। आज से 2 महीने पहले मैं खेतों में काम कर रही थी कि 2 लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर आके कपड़ा इस अंदाज में रखा कि मुझे चीखने का मौका ही ना मिला, और उन्हें उठा के मुझे गाड़ी में डाला और सीधा इसी हवेली के कमरे में ले आए। मैं ना चीख सकी ना किसी को मदद के लिए बुला सकी, वो मुझे बांध के ले आए थे। मैं एक गरीब घर के अंदर पैदा हुई बेटी थी जिसको खुदा ने अच्छी शक्ल सूरत दे दी थी। चौधरी हशमत कई दफ़ा मुझे पैसे की ऑफ़र दे चुका था, कई तरह की ऑफ़रें दे चुका था कि मैं उसकी उस गुनाह की ऑफ़र को कबूल कर लूं कि एक रात उसके साथ सो जाऊं, लेकिन हर दफ़ा मैंने उसे इनकार किया था। और वो मुझे धमकी देता था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरे माँ बाप को रुस्वा कर देगा, मुझे भी इबरत का निशान बना देगा। और खौफ की वजह से हम गरीब लोग हमेशा ऐसे चौधरियों के आगे चुप कर जाते हैं। लेकिन जब उसकी हवस बढ़ती गई और वो मुझे किसी तरीके कोई भी उसका ऑफर जो होती मुझे वो लालच देता, उसने देखा हर लालच नाकाम हो गया है और मैं एक इज्जतदार घर की इज्जत वाली लड़की हूं और किसी लालच पे भी उसकी सुनने को तैयार नहीं हूं, तो उसने मुझे अगवा कर लिया। और जब इस कमरे में पहुंचाया गया तो वो मुझसे बोला, अब क्या कहोगी? मैंने कहा, चौधरी मैं मरना गवारा करूंगी, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते को अपना जिस्म नहीं दूंगी, अपनी आबरू नहीं दूंगी। और मैंने उसके जिस्म पे थूक दिया। मैं थूकती हूं तुझ पे और तेरी दौलत पे। मेरा उसके चेहरे पे थूकना था कि वो इन शदीद गुस्से में बिफर गया। उसने कहा, पकड़ो इस कुतिया को, मैं देखता हूं इसका गुस्सा, इसका गरूर कैसे खत्म होता है। और उसने अपने साथियों की मदद से ना सिर्फ मुझे बांधा बल्कि मेरी इज्जत को तार तार किया। जब वो मेरे जिस्म से अपनी हवस की आग को बुझा चुका तो अपने उन कुत्तों से बोला, ले जाओ, अब ये तुम्हारा शिकार है। और वो तीनों, 2 जो मुझे अगवा करके लाए थे और एक तीसरा, उन तीनों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और जब वो हवस का निशाना बना चुके तो वो चौधरी से बोले, अब इसका क्या करना है? इसको जाने तो नहीं दे सकते, इसको जाने दिया ये तो सबको बता देगी, ये तो डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि चौधरी मुझे यहाँ से एक दफ़ा निकलने दे, देख मैं तेरा कैसे हशर करती हूँ, पूरा गाँव तेरी इस 2 नंबर शराफत का चेहरा देख लेगा, तो अंदर से कितना घटिया शख्स है। ये मैं उसको कह चुकी थी और उसके ऊपर मुंह पे ऊपर थूक चुकी थी, इसलिए उनको डर था। उसने कहा, हाँ ये कुतिया बाहर बता देगी, ये अपनी बात की पक्की है।
मार दो और मार के इसी कमरे में, इसी बेड के नीचे गाड़ के बेड इसके ऊपर रख दो और कमरा बंद कर दो। हवेली तो पहले से ही खाली थी। उन्होंने मुझे मारा और मारने के बाद इसी बेड के नीचे दफना दिया और ऊपर बेड रख दिया और कमरे को पहले से जो बंद किया हुआ था बंद कर दिया। मैं मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा भटक गई। और ना सिर्फ मेरी आत्मा भटकी, बल्कि मैं परेशान हो गई, गिड़गिड़ाई खुदा से कि ये क्या है। वहीं पे एक फकीर गुजरा। उसने मुझे देख लिया। मुझे कोई भी नहीं देख सकता था, उसने मुझे देख लिया। और जब मैंने देखा उसने रुक के मुझे देखा है, तो मैं भागती हुई उसके पास गई कि तूने मुझे देख लिया है। तो बोला, हाँ मैं तुझे देख सकता हूं, तेरे अंदर एक आग है, बदले की आग। मैंने कहा, मुझे बदला लेना है, इस जालिम से बदला लेना है। और मैं उसके आगे गिड़गिड़ाती रही। और उसने कहा, तू बदला तो ले सकती है, लेकिन याद रख ये बहुत गलत होगा। खुदा की अपनी एक इंसाफ है, अपनी अदालत है, खुदा उससे ज़रूर बदला लेगा। और मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे हर सूरत बदला लेना है, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, जा नहीं सकेगी। मैं उसके आगे काफ़ी गिड़गिड़ाई। बज़ाहिर तो वो एक फ़कीर था, लेकिन असल में वो एक जादूगर था जो ठिकाना ढूंढ रहा था अपने चिल्ले के लिए। और उसने मुझे शक्ति दे दी कि जा अपना बदला ले, और जब तेरा बदला पूरा होगा तो मैं फिर तुझसे मिलने आऊँगा और तू फिर एक मेरा काम करेगी। मैंने उसे कहा, हाँ, बदले की आग इतनी ज़्यादा है कि मैं तेरा काम करूँगी। और उसने मुझे शक्ति दे दी। लेकिन उसने कहा, तू सिर्फ रात को जो कुछ कर सकती है, दिन को नहीं। और फिर रातों को मैं रूप धारती एक खूबसूरत लड़की का रूप धार के सबसे पहले उन्हीं तीनों को लेके आई इसी हवेली में, और मैंने उनको मार दिया। चौधरी बहुत जालिम था, जानता था, इस राज से वाकिफ हो गया था। उसने एक आमिल से पता कराया जब पहला कत्ल हुआ और दूसरा कत्ल हुआ क्या है, तो उसको आमिल ने बता दिया था जब वो शहर गया था कि एक आत्मा है जो तुम्हारी उस हवेली में है और वो बहुत ताकतवर हो चुकी है, हम उसको नहीं निकाल सकते, वो बदला ले रही है। तो इसलिए जान गया था। उसने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। शाम से पहले ही उस हवेली से दूर हो जाता था और रात को मैं अपना शिकार ढूंढती थी। और यूं मैं कत्ल करती गई। और फिर तुम आ गए, तुमने पहरा लगा दिया। और जब पहरा टूटा तो फिर से मैंने तुम्हें सोचा एक कत्ल करने के बाद कि तुम्हें ही खत्म करूं ताकि फिर से मैं अपने चौधरी का इंतकाम ले सकूं। तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। शाजिया तुमसे प्यार करती है, मैं शाजिया नहीं हूं। तो मुझे पता लग गया था कि तुम शाजिया के साथ प्यार कर रहे हो, तो मैंने शाजिया का रूप धार के तुम्हें बुला लिया। लेकिन मुझे अभी मोहलत दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, मुझे मोहलत दो। मैंने चौधरी से बदला लेना है, अपनी आबरू का, अपनी इज्जत का। मेरे माँ बाप आज तक गरीब इज्जतदार थे और यही सोचते होंगे कि देखो किसी के साथ भाग गई है। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे गांव में, क्योंकि गांव वाले उनको ताने मारते होंगे कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी देखो किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है, वो जीने के काबिल नहीं है। मुझे बदला लेना है अपने माँ बाप की उस इज्जत का, अपनी इज्जत का। मैंने उसे कहा, सकीना, मैं बदला लूंगा, तुम्हें पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन तुम नहीं मारोगी, ताकि गांव वालों को भी उसका असली मकरूह चेहरा मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गांव वाले सब उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, उसको सच्चा इंसान समझते हैं। और मैं चाहता हूं गांव वाले वो मकरूह चेहरा देख सके। इसलिए तुम्हें अभी बदला नहीं लेना, बस इंतजार करना है। मैं तुमसे वादा करता हूं, उसको कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा। और यही काफी है कि उसने एक लड़की की आबरू के तार तार करने के बाद उसका कत्ल किया है। वो फांसी के फंदे से नहीं बच सकता, और जैसे उसको फांसी होगी तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। उसके बाद मैंने कहा, अब मुझे इजाजत दो, यहीं मैं चौधरी को लेके आऊंगा। उसने कहा, एक बात और, चौधरी को पकड़ने के बाद मेरे इस वजूद को जो यहां दफन है उसको यहां से निकाल के कफन दफन पहना के गुस्ल दे के उसका नमाज जनाजा पढ़ के उसको
दफना ज़रूर देना, मेरा जिस्म यहाँ ना सड़ता रहे। मैंने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। मैंने नमाज पढ़ी सुबह की और फैसला कर चुका था। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और चौधरी साहब को भी बुलवा लिया। गांव के सारे लोग जमा थे और चौधरी साहब भी जमा हो गए कि सब खैरियत है, इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब अब अपने जुर्म को कबूल कर लीजिए, टाइम आ गया है। मैंने उस कातिल का पता लगा लिया है, तो मैं क्यों जुर्म कबूल करूं। मैंने कहा इसलिए कि वो कातिल जिसने कत्ल किए हैं, जो बंदे मरते जा रहे हैं, उसके पीछे आपका ही तो हाथ है। वो एकदम चौंक गए कि मेरा हाथ क्या हो गया है। गांव वाले भी कहना शुरू हो गए, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग ठीक है? चौधरी साहब के ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे नेक सीरत इंसान के ऊपर। मैंने कहा रुके, अभी सारी बात खुल जाती है। और इतनी देर में मेरे कुछ पुलिस वाले सकीना के वालिदैन को भी और गांव वालों को बुलाकर ले आए थे। अब एक गांव पूरा जमा था और दूसरे गांव के लोग जो सकीना के घर वाले थे और गांव वाले थे वो भी जमा हो गए। अब अच्छा खासा रश लग चुका था कि ये होने क्या जा रहा है। मैंने उसे कहा, गांव वालों, मैंने इसलिए बुलाया है कि आज मैं तुम सबको बता सकूं, इस जालिम शख्स ने एक लड़की की इज्जत को तार तार किया है और इज्जत को तार तार करने के बाद उसको मार डाला है। उसी गांव के लोग सारे उठ के चीखना शुरू हो गए कि ये चौधरी साहब पे इल्जाम है। कुछ नौजवान जो मुश्तिल थे वो भी खड़े हो गए कि ये हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आप इस तरह का इल्जाम लगाएंगे। मैंने कहा रुक जाओ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, रुको। चौधरी साहब चाबी मंगवाइए और वो जो कमरा है आपकी हवेली के अंदर जहां पे आपने कहा था जिन भूत हैं, उसको खोलना है। तो चौधरी साहब बोला, नहीं वो नहीं खुल सकता, वो खुला तो इस गांव पे अजाब आ जाएगा, वहां पे जिन्नात हैं। लोग फिर कहना शुरू हो गए, हाँ वहां पे जिन्नात हैं, वो नहीं खुल सकता। मैंने कहा रुक जाओ, खामोश, मैं कानून की जुबान बोल रहा हूं, तुम्हें दिखाना होगा मुझे। उन सबको लिया और मैं चलता हुआ चौधरी को भी लेके जबरदस्ती करके, क्योंकि अब जो दूसरे गांव से लोग आए थे उनको भी कुछ मैं पहले से बता चुका था, तो इसलिए वो भी खड़े हो गए कि दो गांव आमने सामने आ गए। सकीना के गांव से आए हुए लोग और उनके माँ बाप भी बोले कि नहीं, हमें इंस्पेक्टर की बात को सुनना होगा। तो इसलिए भी वो जरा चुप हो गए दूसरे गांव के लोग कि सकीना के गांव के लोग क्यों आए हैं और ये क्यों इंस्पेक्टर का साथ दे रहे हैं। हम चलते हुए गए, उस कमरे के अंदर जब पहुंचे, उसका ताला जैसे ही खोला गया तो एक पूरे कमरे के अंदर बदबू फैली हुई थी और मैं हैरान रह गया। वो कमरा मिट्टी से भरा हुआ था, हर चीज टूट फूट का शिकार थी, कुछ भी वैसा नहीं था जैसे मुझे शाजिया ने दिखाया था। इसका मतलब है शाजिया ने वो कमरा अपने उस जादू से उस वक्त खूबसूरत बना लिया था। फानूस, पर्दे, कालीन, उस वक्त वो टूट फूट का शिकार कमरा था, लेकिन उसके अंदर एक बेड मौजूद था जो मिट्टी से भरा हुआ था। मैंने कहा हटाओ इस बेड को। गांव वाले की मौजूदगी में उस बेड को हटाया गया और उसके नीचे खोदा गया तो उसके अंदर शाजिया की लाश निकली, जो 2 महीने पहले उसको मारा गया था। और जो कैमरा बदबू से भरा हुआ था, जैसे ही शाजिया की लाश निकली तो उसी लम्हे कमरे के अंदर खुशबू फैल गई। उसका जिस्म अभी तक सही सलामत था, उसमें से बदबू नहीं, उसमें से खुशबू आ रही थी। और सारे देख के हैरान रह गए। शाजिया के माँ बाप चीखना शुरू हो गए, चिल्लाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। उनकी बेटी का मुर्दा वजूद सामने था, जहां वो भाई और बहनें और माँ बाप धाड़े मार रहे थे। मैं बोला, चौधरी साहब अब क्या कहेंगे, ये जीन भूत थे इस कमरे के अंदर, आपने उस मासूम लड़की को मार के उसकी इज्जत को लूट के यहां दफना रखा था। चौधरी बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने मारा है? ये किसी दुश्मन की साजिश हो सकती है, उसने मार के यहां पे दफना दिया हो, कमरा बंद रहता है, मेरी गैर मौजूदगी में ये कर गया हो, मैं कैसे इसका मुजरिम हो सकता हूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने मारा है इसको? तो उसी लम्हे कमरे के अंदर एक आवाज गूंजी जो दोनों गांव के लोगों ने सुनी। और सकीना के माँ बाप, बहन भाई जो रोने में लगे हुए थे, वो एकदम से चुप करके और आवाज को सुनना शुरू हो गए। सब हैरान हुए कि आवाज कहां से आ रही है, कमरे के अंदर आवाज गूंज रही है। कमरे से अब बाहर आ चुके थे, काफी ज्यादा लोग थे। सकीना के जिस्म को लेके हम उसी फुवारे की तरफ आ चुके थे। तो सब ने उस आवाज को खुले ग्राउंड के अंदर सुनने की कोशिश की। कहां से एक आवाज आ रही है, एक आवाज लर्जी, कमीने मैं हूं,
सकीना, तू अभी भी अपनी बदमाशी पे अड़ा हुआ है। अगर ये इंस्पेक्टर बीच में ना आता तो मैं बदला अपना पूरा कर चुकी होती है। तो इसने मुझे कसम दे के रोक दिया, वरना मैं तेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। जालिम, जिस तरह तूने मेरे जिस्म को नोचा था और मेरे माँ बाप को गांव में रुला दिया। और उसी वक्त लोगों ने देखा, कोई हाथ तो नजर नहीं आया, लेकिन चौधरी की गर्दन पे जैसे किसी ने हाथ रखा हो और चौधरी अपने दोनों हाथों से उस हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो और चौधरी अपनी ज़मीन से ऐसे उठना शुरू हो गया जैसे कोई उसको ऊपर की तरफ उठा रहा हो। और जैसे ही उसको ऊपर उठाया गया, ज़मीन से 4-5 फुट ऊपर चौधरी को उठाया गया था और चौधरी अपने गले को पकड़ के इस तरह चीख रहा था, आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था जैसे उसका सांस बंद हो रहा हो और वो कह रहा हो छोड़ दो मुझे और मुझे सांस नहीं आ रहा। किसने उसका गला दबाया हुआ था और मैं बोला, सकीना छोड़ दो इसे, यह कबूल कर लेगा। और उसी वक्त उसके जिस्म को ज़मीन पे गिरा दिया गया। चौधरी इतनी तेज़ी से ज़मीन पे गिरा कि वो डर चुका था और इतना खौफजदा हो गया था कि उसी वक्त वो तोते की तरह बोलना शुरू हो गया, हाँ हाँ मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ इससे। वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। हाँ, मैंने इसको मारा था, ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे कारिंदों ने इसको मिलके इसकी इज्जत को लूटा था। और जो कुछ हुआ था वो सब वो बताना शुरू हो गया। चौधरी के गांव के लोग चौधरी को इस निगाह से देख रहे थे कि जिसको हम फरिश्ता सिफत इंसान समझते रहे, अंदर से ऐसा घटिया गलीज शख्स निकला। और वो माँ बाप जो अपनी बेटी के दुख पे हमेशा रोते थे, जिसको गांव वाले ताने मारते थे कि शायद किसी के साथ भाग गई है, वो गांव वाले भी सर झुकाए खड़े थे कि वो तो एक ऐसी पाकीज़ा लड़की थी, वो भागी नहीं थी, उसके साथ ये हुआ था इसलिए गायब हो गई। और उसके माँ बाप धाड़े मार रहे थे। और तभी मैंने अपने पुलिस वालों से कहा, ले चलो इसे। और उसी लम्हे जैसे ही वो उसको लेके हटो हटो कि कहीं कुछ ये ना हो, उसको 3-4 पुलिस वाले पकड़ के जैसे ही जाने लगे तो उसी वक्त चौधरी ने एक पुलिस वाले का पिस्तौल इतनी तेजी से निकाला कि वो संभल भी ना सका और उसने वो पिस्तौल अपनी कनपटी पे रख के गोली चला दी। उसने वहीं खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो जानता था वो जीने के काबिल नहीं रहा। और उसी लम्हे सिर्फ मेरी आंखों ने देखा और कोई नहीं देख सका, सामने हवा के अंदर सकीना खड़ी थी, वही सकीना जिसको मैंने कमरे में देखा था। उसने मेरी तरफ देख के हाथ हिलाया और अपने माँ बाप की तरफ देख के हाथ हिलाया, लेकिन उसके माँ बाप उसको नहीं देख पा रहे थे। अभी भी वो सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। और मेरे कानों में एक आवाज आई जो किसी ने नहीं सुनी कि मुझे जाना होगा, मेरा वक्त आ चुका है, काश मैं अपने माँ बाप से मिल सकती, खुदा हाफिज। और उसके बाद उसकी सफ़ेद जिस्म जो हवा में खड़ा लहरा रहा था वो गायब हो गया। और मैंने उनके वालिदैन की तरफ देखा और उनसे कहा, वो अभी यहीं थी, वो जा चुकी है, उसमें की आत्मा को शांति मिल गई है। अब उसका वो जो वजूद था उसको फिर बाकायदा जिसमें से खुशबू आ रही थी, उस वसूद को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया उसके गांव जाके, जिसमें उमर हयात कहते हैं मैं भी शामिल हुआ, और उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चौधरी अपनी मौत मर चुका था अपने हाथों, और वो खुशबू वाली जिस्म वाली लड़की जो पाकीज़ा पूरे गांव को बता गई थी कि वो पाकीज़ा थी, जिसके माँ बाप शर्म से सर झुकाए 2 महीने से फिर रहे थे कि कहाँ भाग गई, उनको भी पता लग गया उनकी बेटी के साथ क्या जुल्म हुआ था। और उसकी पाकीज़गी उस खुशबू की सूरत में सबने सुनी थी कि 2 महीने बाद किसी के जिस्म को अगर मट्टी में दफना दिया जाए और 2 महीने के बाद निकाला जाए तो उसमें से स्मेल होती है, बदबू होती है, लेकिन उसके जिस्म में से खुशबू आ रही थी। वो खुशबू ही उसके माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर गई कि उनकी बेटी पाकीज़ा थी। और जन्नती लोग ही होते हैं जिनके वजूद से खुशबू आ जाती है। मैंने इस केस को हल किया और उमर हयात कहते हैं मैं फिर वापस चला गया।